नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BPSE 143 चैप्टर नंबर 8 की चर्चा करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी 7 चैप्टर की वीडियो अपलोड कर दी गई है। आशा है वो सभी लेक्चर आपको समझ में आए होंगे। तो यदि लेक्चर आपको समझ में आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ना ना भूलें। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं, और आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत बड़ी समस्या के बारे में, और उस समस्या का नाम है पलायन। हर चैप्टर की तरह इस चैप्टर की भी एक प्रस्तावना है, और जो चैप्टर की शुरुआत है वो यहाँ से होती है, क्योंकि प्रस्तावना हमें यही बता रही है कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर शुरू हो उससे पहले हमारी किताब में बताया गया है पलायन क्या है, यानी कि पलायन का क्या अर्थ है। तो देखो, जब हम एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाकर बस जाते हैं तो ये स्थायी पलायन कहलाता है, स्थायी रूप से प्रवास कहलाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, हम कहीं पर जा रहे हैं, 5-7 महीने के लिए वहाँ पर रह रहे हैं, और फिर वापस से 1-2 महीने के लिए अपने गांव में आ रहे हैं, फिर से 5-6 महीने वहाँ पर रह रहे हैं, तो ये भी पलायन का आंशिक रूप कहलाएगा। यानी कुल मिलाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना या आंशिक रूप से रहना क्या कहलाता है? पलायन कहलाता है। इसे ही हम एक वर्ड और देते हैं, प्रवास। जैसे कोविड के दौरान प्रवासी मजदूरों की समस्या आपने देखी होगी, इस चैप्टर में हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो आपसे मैं पूछूं प्रवास क्या है, एग्जामिनर आपसे पूछे प्रवास या पलायन क्या है, तो आप क्या बताओगे? किसी एक भौगोलिक क्षेत्र से दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में जाकर स्थायी रूप से बसना या आंशिक रूप से बसना क्या कहलाता है? पलायन कहलाता है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाकर रहना क्या कहलाता है? पलायन कहलाता है। ज्योग्राफी में यही लैंग्वेज ये ऐसे है कि उद्गम स्थान से गंतव्य स्थान पर जाकर बसना पलायन या प्रवास कहलाता है। उद्गम स्थान वो होता है जहां से हम लोग जाते हैं, और गंतव्य स्थान वो होता है जहां पर हम जाकर पहुंचते हैं। पलायन दो टाइप का होता है, एक आंतरिक और एक अंतर्राष्ट्रीय। देश के अंदर ही जब एक राज्य से दूसरे राज्य में हम जा रहे हैं, जैसे यूपी से व्यक्ति दिल्ली में जा रहा है, तो ये कैसा प्रवास है? देश के अंदर का ही है, आंतरिक प्रवास है। एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास है। लेकिन हमारे देश से बहुत सारे बच्चे ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, ब्रिटेन जा रहे हैं, तो ये कैसा प्रवास है? अंतर्राष्ट्रीय पलायन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास है। तो एक आंतरिक प्रवास जब है, जब एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवेश किया जाए। लेकिन जब एक देश से दूसरे स्थान पर प्रवेश किया जाए तो ये क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय। अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पर, ये बताई गई है कि कई बार ना हमारे मन में एक डाउट हो जाता है कि रिफ्यूजी कौन है, यानी कि शरणार्थी कौन है। तो देखो, शरणार्थी वो बंदा है जो युद्ध की वजह से या अकाल की वजह से अपना क्षेत्र छोड़कर मत जाने के लिए मजबूर है, उसे हम क्या कहते हैं? शरणार्थी कहते हैं, रिफ्यूजी कहते हैं। लेकिन वो बंदा जो अपनी इच्छा से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बस रहा है, शायद रोजगार की वजह से, शायद शिक्षा की वजह से, शायद अच्छे जलवायु की वजह से, तो वो बंदा प्रवासी है। यानी कि युद्ध की वजह से, मार काट की वजह से, दंगे फसाद की वजह से लोग बाग जब अपना घर बार छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं तो उन्हें शरणार्थी कहा जाता है। लेकिन जब बंदा रोजगार की तलाश में, शिक्षा की तलाश में अपने गांव क्षेत्र छोड़कर शहरों में जा धमकता है तो प्रवासी कहलाता है। तो कभी भी आप शरणार्थी और प्रवासी को एक जैसा नहीं समझेंगे। शरणार्थी और प्रवासी में अंतर है भाई। शरणार्थी वो लोग हैं जो उत्पीड़न के डर से अपना स्थान छोड़ते हैं, दूसरे क्षेत्रों में जाकर बसते हैं, दूसरे देशों में जाकर बसते हैं। तो कुल मिलाकर जो विवादास्पद क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर विवाद होते रहते हैं, राजनीतिक रूप से अशांति होती रहती है, उन क्षेत्रों को छोड़कर जब एक बंदा शांति प्रिय क्षेत्र में जाता है तो वो शरणार्थी कहलाता है। शरणार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा, इंटरनेशनल लॉ द्वारा परिभाषित भी किया गया है। इवन शरणार्थियों के लिए संरक्षण और पहचान की भावना भी है। लेकिन जब प्रवासियों की बात करते हैं तो प्रवासियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानून नहीं है, और प्रवासियों की परिभाषा भी अस्पष्ट है। खैर, यूएनएचआरसी यानी कि यूएनओ, जो आप देखते हो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक ह्यूमन राइट कमीशन है, मानव अधिकार आयोग है, उसने एक परिभाषा दी है प्रवास की, कि हम आजीविका यानी कि रोटी पानी की तलाश में, परिवार या पुनर्परिवार से मिलने के लिए जब बाहर जाते हैं तो क्या कहलाता है? प्रवास। अच्छा, प्रवास और यात्रा में भी अंतर है। यात्रा तो मनोरंजन के उद्देश्य से की जाती है, व्यापारिक उद्देश्य से की जाती है। तो यात्रा एक अलग चीज़ है, पर्यटन एक अलग चीज़ है, प्रवास एक अलग चीज़ है, और शरणार्थी एक अलग चीज़ है। ये सारे शब्द अलग अलग हैं। कुल मिलाकर आप यहाँ पे ये समझिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है या पलायन कहलाता है। तो आई होप सो अब तक आप ये समझ चुके हैं कि पलायन क्या है। आगे पलायन के दो कारक बताए गए हैं, यानी कि पलायन होता क्यों है। अगर लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसते हैं तो आखिर क्यों बसते हैं? तो उसके दो कारण हैं, एक पुश कारक है और एक पुल कारक है। नाम से पता चला होगा, पुश मतलब धक्का दे रहा है, यानी कि मजबूरी है, और पुल का मतलब अपनी ओर खींच रहा है, यानी कि अट्रैक्ट कर रहा है। तो इंसान देखो, दो ही वजह से अपना घर बार छोड़ता है। आखिर कोई क्यों अपना घर छोड़ेगा? आखिर कोई क्यों अपनी ज़मीन छोड़ेगा? और इवन इंडिया में, जहाँ पर धरती को माँ माना जाता है, लोग एक एक इंच के लिए लड़ जाते हैं, तो ऐसे में वो व्यक्ति वो हर या गाँव छोड़कर क्यों शहरों में आ जाता है? उसके दो ही कारण हो सकते हैं। पहला कारण है पुश, कि गरीबी बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, शिक्षा नहीं है। ऐसे में बेचारे गांव से लोग शहरों में जाकर प्रवास कर रहे हैं, शहरों में रहने के लिए मजबूर हो जा रहे हैं। उनका घर परिवार गांव में और वो लोग शहरों में रह रहे हैं। पुश कारक है। लेकिन कई बार अच्छी सैलरी, क्लाइमेट,
ये सारी चीज़ें बंदे को अट्रैक्ट करती हैं। जैसे कोई बंदा दिल्ली से जाके मुंबई रह रहा है, कोई बंदा किसी हिल स्टेशन पे जाके रह रहा है, तो ये चीज़ें उसे अट्रैक्ट कर रही हैं, मजबूर नहीं कर रही हैं, वो अपनी इच्छा से जा रहा है। तो ये कौन-सा कारक है? पुल कारक है। तो जब लोग अपने मूल स्थान से पलायन करते हैं, तो कई बार सामाजिक वजह से, सांस्कृतिक वजह से, आर्थिक वजह से, राजनीतिक वजह से या कई बार पर्सनली कारण होते हैं जिसकी वजह से बंदा प्रवास करता है। तो ऐसे में एक विद्वान हैं जिनका नाम है एवरेट स्पर्जन ली। इन्होंने प्रवास के लिए एक सिद्धांत दिया है जिसमें उन्होंने कहा है प्रवास दो टाइप का होता है भैया। जिस दो कारण होते हैं, एक पुश होता है और एक पुल होता है। पुश कारक वो कारक हैं, मैंने हाईलाइट कर रखा है यहाँ पर। तो पुश कारक ऐसे कारक है जो लोगों को अपने मूल स्थान से गंतव्य स्थान तरफ मजबूर करते हैं, और पुल कारक वो हैं जो अट्रैक्ट करते हैं। पुश कारक में जैसे रोजगार की कमी है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, पेट पालने में बड़ी दिक्कत हो रही है, तो इस वजह से बंदा मजबूर होकर क्षेत्र शहरों में जाएगा। इसके अलावा भारत में जाति, लिंग, धर्म के आधार पर भी कई बार भेदभाव होता है जिसकी वजह से लोगों को एक क्षेत्र छोड़कर दूसरे क्षेत्र में जाना पड़ता है। जबकि पुल कारक में क्या है कि रोजगार तो यहाँ पर भी है, लेकिन दूसरी जगह मैं जाऊँगा वहाँ मुझे अच्छी सैलरी मिल रही है, तो मैं इस क्षेत्र को छोड़कर दूसरी जगह जाऊँगा। जैसे हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग दिल्ली से बंगलुरु जा रहे हैं, आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं। उच्च आय है, अच्छी शिक्षा कहीं मिल रही है, अच्छा स्वास्थ्य मिल रहा है, अच्छा पर्यावरण मिल रहा है, तो बंदा ना अट्रैक्ट होकर दूसरी जगह पर जाता है, मजबूरी में नहीं जाता। तो अट्रैक्ट होकर जाओगे तो कौन सा कारक है? पुल कारक है, और मजबूरी में जाओगे तो पुश कारक है। भारत में प्रवास की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा प्रवास जो है वो गांव से शहरों की तरफ देखने को मिलता है। जैसे दिल्ली, मुंबई, गुरुग्राम, बंगलौर जैसे शहरों में आप देखोगे बड़े पैमाने पर प्रवासी रहते हैं, यहाँ पर लोग अट्रैक्ट होते हैं। जबकि पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, ये क्षेत्र भी ऐसे हैं जहाँ पर बड़े पैमाने पर प्रवासी आवाजाही करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान की बात करो तो यहाँ से लोग जाते हैं। तो जब हम पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात की बात करते हैं, दिल्ली, मुंबई, गुरुग्राम और बंगलौर की बात करते हैं, तो यहाँ लोग आते हैं दूसरे क्षेत्रों से। लेकिन वहीं हम दूसरे यूपी की बात करते हैं, उड़ीसा की बात करते हैं, बिहार की बात करते हैं, झारखंड की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, राजस्थान की बात करते हैं, तो यहाँ से लोग जाते हैं इन क्षेत्रों में। तो बात समझ में आ गई आपको कि पलायन क्या है, पलायन के कारण क्या है, किन स्टेट से लोग जाते हैं और किन स्टेटों में लोग आते हैं भारत में। आगे चैप्टर में बताया गया कि भूमंडलीकरण का पलायन पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो देखो, 1991 के बाद भूमंडलीकरण की नीति अपनाई गई, यानी कि वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई, जहां पर हमारे देश की अर्थव्यवस्था के द्वार दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के लिए खोल दिए गए कि हाँ भैया, अब कोई भी कंपनी हमारे यहाँ कंपनी इन्वेस्टमेंट कर सकती है और हमारे यहाँ के लोग भी दूसरे देशों में जा सकते हैं। क्योंकि 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो पूरी दुनिया में वैश्वीकरण जुड़ गया। वैश्वीकरण का मतलब है व्यापार के जरिए जोड़ता हुआ एक जाल। तो आज भूमंडलीकरण ने कहीं ना कहीं पूरे विश्व को एक गांव बना दिया है, जहां पर विश्व में होने वाली एक घटना पूरे विश्व को प्रभावित कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो आज पलायन बढ़ रहा है उसका एक कारण भूमंडलीकरण भी है, क्योंकि शहरों में बड़े बड़े प्लांट लगाए गए हैं, शहरों में बड़े बड़े कारखाने लगाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से गाँव से बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होकर शहरों में आ रहे हैं क्योंकि उन्हें वहाँ पर रोजगार मिल रहा है। इतना ही नहीं, लोग बाग विदेशों में भी जा रहे हैं, विदेशों से भी लोग भारत में आ रहे हैं। ये सब भूमंडलीकरण का पलायन पर प्रभाव है जो कि यहाँ पर बताया जाएगा। जब हम 1990 से बात करते हैं, यानी कि 1991 से बात करते हैं, तो इस समय का जो दौर था वो दौर था आर्थिक सुधारों का। भारत में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की नीतियां अपनाई गई। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए क्या करा हमने? अपनी अर्थव्यवस्था को खोल दिया, बड़े पैमाने पर बाहरी कंपनियों को अट्रैक्ट किया कि वो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करें। परिणाम क्या हुआ? बड़े पैमाने पर बाहरी कंपनियों ने हमारे यहाँ इन्वेस्ट किया और रोजगार के अधिक अवसर हुए। ऐसे में पलायन को प्रोत्साहन मिला, बड़े पैमाने पर गांव से मजदूर शहरों में आकर रहने लगे क्योंकि उन्हें यहाँ पर रोजगार मिल रहा था। वैश्वीकरण ने अंतर्राष्ट्रीय पलायन को भी बढ़ावा दिया, क्योंकि भारतीयों को बड़े पैमाने पर आज आप देखोगे सऊदी अरब में, यूएई में, अमेरिका में बड़े पैमाने पर नौकरियां मिल रही हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ के बहुत सारे लोग दूसरे देशों में जा रहे हैं। इसके अलावा भारतीय इकोनॉमी में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आया वैश्वीकरण की वजह से। आज हम डेवलप्ड इकोनॉमी की ओर आगे बढ़ रहे हैं, निजी क्षेत्र तेज गति से आगे बढ़ रहा है, बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की जा रही है, कम्युनिकेशंस को बढ़ावा दिया जा रहा है, आईटी सेक्टर को बढ़ावा दिया जा रहा है, इस सबसे सेवा सेक्टर को बढ़ावा दिया जा रहा है। देखो, अर्थव्यवस्था में 3 सेक्टर होते हैं। एक है प्राथमिक सेक्टर, जो कि नेचर पर डिपेंड है, कृषि पर डिपेंड है। एक है औद्योगिक सेक्टर, जिसे हम द्वितीयक क्रिया, सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं, इसमें विनिर्माण होगा, एक चीज से दूसरी चीज बनाई जाएगी। और तीसरा होता है टर्सरी सेक्टर, जिसे हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, जिसमें बंदा विनिर्माण तो नहीं कर रहा पर अपनी सेवाएं दे रहा है। इसमें दुकानदार भी है, रेडी पटरी वाले लोग भी हैं, बैंक के कर्मचारी भी हैं, नौकरी पेशा वाले लोग भी हैं। ऐसे में केपीओ और बीपीओ इंडस्ट्री की शुरुआत होती है। केपीओ मतलब नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, बीपीओ मतलब बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। बड़े पैमाने पर कॉल सेंटर्स की स्थापना की गई ताकि एक देश से दूसरे देश को जोड़ा जा सके। आईटी सेक्टर में बड़े पैमाने पर कुशल पेशेवरों की शुरुआत हुई। नई दिल्ली, हैदराबाद, नोएडा, गुरुग्राम में देखोगे आप तो बड़े पैमाने पर आईटी सेक्टर को बढ़ावा मिला है, रियल इस्टेट उद्योग को बड़े पैमाने पर बढ़ावा मिला है और बहुत सारे लोग यहाँ पर काम करने आ भी रहे हैं। डीएलएफ ग्रुप नाम सुना होगा आपने, एम्बेसी ग्रुप नाम सुना होगा,
ओमैक्स लिमिटेड, अंसल एपीआई, ब्रिगेड एंटरप्राइजेज, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट लिमिटेड, जिनकी स्थापना की गई किसकी वजह से? वैश्वीकरण की वजह से। परिणाम, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा और लोग गांव से शहरों की ओर पलायन करेंगे। तो ये तो पॉजिटिव इंपैक्ट रहे कि हाँ भैया, भूमंडलीकरण ने कहीं ना कहीं रोजगार को बढ़ावा दिया है, अर्थव्यवस्था को अच्छा किया है, जीडीपी आगे बढ़ी है। लेकिन फिर भी इसके कुछ निगेटिव इंपैक्ट्स हैं। जैसे कि एक फ्रांसीसी सोशोलॉजर थे, गाई स्टैंडिंग, इन्होंने कहा कि मजदूरों को बहुत सारे खतरे हुए हैं, आवास नहीं है शहरों में, गंदगी बहुत ज़्यादा है, इवन लोगों के अंदर चिड़चिड़ापन बढ़ा है, डिप्रेशन में बच्चा चला गया है, कभी भी नौकरी जाने का खतरा होता है लोगों को। इन्होंने 4 सिद्धांत बताए हैं। इन्होंने कहा लोगों में जो गुस्से की भावना बढ़ रही है वो इसी वजह से बढ़ रही है, क्योंकि उनकी ना जो अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल स्थिर नहीं है। उन्हें कब नौकरी से निकाल जाएगा पता नहीं, उनके सामने कब आर्थिक संकट आ जाएगा पता नहीं। तो बंदा डेली वेजेस पे काम कर रहा है, तो ऐसे में उसके अंदर गुस्सा आ रहा है, एंजाइटी, चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, अप्रतिमानता बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, अलगाववाद बढ़ रहा है, बंदा अपने परिवार को, घर को गांव में छोड़कर शहरों में रह रहा है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं एलाइनेशन, अलगाववाद की प्रवृत्ति बढ़ रही है। तो लोगों के अंदर जो ये समस्याएं बढ़ रही है, ये भी कहीं ना कहीं वैश्वीकरण की देन है, भूमंडलीकरण की देन है। क्योंकि बंदा जब पलायन करता है तो बहुत मजबूरी में रहता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होता है। इवन एक बच्चा ही जब पढ़ने जाता है पहली बार स्कूल में, तो सोचिए वो कितने चिंता में होता है। और यहाँ तो हम घर बार छोड़ के कमाने के लिए दूसरे क्षेत्रों में आ रहे हैं, तो सोचिए कितनी ज़्यादा एंजाइटी होती होगी। रोजगार की असुरक्षा है, कार्यस्थल पर जो काम करवाया जा रहा है वो भी बड़ी गंदी स्थिति में करवाया जा रहा है। तो ऐसे में ये सब चीज़ें क्या है? कमी है। कुछ ही लोगों ने इन पर क्या कर लिया है? नियंत्रण कर लिया है। मजदूर असुरक्षा में फंस चुका है आज, ना वो काम छोड़ सकता है ना वो जगह छोड़ सकता है, बड़े पैमाने पर उसका शोषण किया जा रहा है। तो ये भूमंडलीकरण का मजदूरों पर प्रभाव पड़ा है। पॉजिटिव और निगेटिव इंपैक्ट दोनों पड़े हैं। तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनेंगे आप इन सभी क्वेश्चनों को देने का सक्षम हैं। जैसे पलायन की परिभाषा दीजिए, बता दोगे आप। पलायन के पुल और पुश कारक क्या है ये भी आप बता देंगे। वैश्वीकरण और पलायन के बीच में संबंध बताइए, तो आप पॉजिटिव निगेटिव दोनों बताएंगे। अब हम भारत में कुछ आंकड़ों के माध्यम से जानते हैं कि पलायन कैसा है। तो देखो, भारत में पलायन ना 4 टाइप से होता है। पहला पलायन का तरीका है गांव से शहर। तो गांव से शहर सबसे ज्यादा पुरुष प्रवास करते हैं रोजगार के अवसरों के लिए, ऐसा आंकड़े कह रहे हैं। दूसरा प्रवास है गांव से गांव, जो कि स्त्रियां कर रही हैं विवाह के माध्यम से, उनका एक गांव से दूसरे गांव में विवाह हो रहा है, तो गांव से गांव में प्रवास हो रहा है। यानी कि स्त्रियों का जो विवाह है सबसे बड़ा कारण है उनके प्रवास का। तीसरा तरीका है गांव से, पहले आप गांव से शहर गए, तो शहर से गांव की ओर भी प्रवास हो रहा है, और शहर से शहर की ओर भी प्रवास हो रहा है। यानी कि प्रवास की कितनी धाराएं हैं? 4। एक बार आप क्या जाओगे? गांव से शहर जाओगे। दूसरी बार शहर से गांव आओगे, फिर गांव से गांव जाओगे, और फिर शहर से शहर जाओगे। ये प्रवास की 4 धाराएं हैं। तो जब आप 2001 की जनगणना देखोगे, 2011 की जनगणना देखोगे, तो आपको कुछ डेटा मिलेंगे, कुछ आंकड़े मिलेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कितने बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ पलायन होता है। मिलियंस में पलायन होता है। 2001 की जनगणना में आप देखिए तो 307 मिलियन, यानी 307.1 मिलियन लोगों ने प्रवास किया, जिसमें से 90.4 मिलियन पुरुष थे और 216 यानी कि 216.7 मिलियन महिलाएं थी। महाराष्ट्र में सबसे अधिक पलायन हुआ, बहुत सारे लोग जाके यहाँ पर बसे, कहाँ पर? महाराष्ट्र में। और इसके बाद नंबर आता है दिल्ली और पश्चिम बंगाल का। 2011 की अब जनगणना आप देखोगे तो आपको पता चलेगा लगभग 46 करोड़ लोगों ने प्रवास किया। 45,57,87,621 लोगों ने, ऐसा डाटा लिखे हैं यहाँ पर। तो लगभग आप 46 करोड़ मान लीजिए, जिसमें से लगभग 15 करोड़ पुरुष थे और बाकी महिलाएं। इससे पता चलता है महिला ज़्यादा प्रवास करती है और पुरुष कम। और महिला क्यों प्रवास करती है ये बात मैंने आपको पहले बता दी। और पुरुष क्यों प्रवास करता है, जैसा कि आगे लिखा भी है। शादी के बाद जो पुनर्स्थापन हो रहा है ये सबका बड़ा कारण है। रोजगार की तलाश में अन्य राज्यों से पलायन कर रहे हैं, दूसरा कारण है। पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो यहाँ से अगर हम प्रवासियों की सूची से निकाल दिया जाए तो उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्य हैं जहाँ से बड़े पैमाने पर लोग दूसरे क्षेत्रों में जाते हैं। इन दोनों राज्यों से लगभग 37% लोग दूसरे क्षेत्रों में जाकर काम करते हैं। वहीं राजस्थान और मध्य प्रदेश के अगर आप आंकड़े देखोगे तो भैया 50% जनसंख्या दूसरे क्षेत्रों में जाकर काम करने के लिए मजबूर है। तो ये डाटा हैं जो भारत में पलायन को बता रहे हैं। जब आप आंसर लिखेंगे तो इन पलायन के डाटा को यूज़ करेंगे। ये माना गया है शादी ही एक बहुत बड़ा कारण है महिलाओं के प्रवास के लिए, लेकिन ये चीज़ें आज बदल रही हैं, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है। आज जो महिलाएं हैं वो शिक्षा की वजह से भी पलायन कर रही हैं। तो ये चीज़ें मैंने हाईलाइट कर दी मेरे में, आप स्क्रीनशॉट लेकर ये चीज़ें आप लिख सकते हो और अपने आंसर को बहुत अच्छा बना सकते हो। आगे मौसमी पलायन के बारे में बताया गया। देखिए, भारत में मौसमी पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है। मौसमी पलायन का मतलब ये देखो, जैसे एक किसान है, तो किसान जब फसल की बुआई का समय होगा, फसल की कटाई का समय होगा, तो वो कृषि से जुड़ जाएगा। लेकिन बुआई और कटाई के बीच का जो टाइम पीरियड बचेगा उसमें वो क्या करेगा? शहरों में जाकर 4-5 महीने काम कर लेगा। आप देखिए, बड़े बड़े महानगरों में जब फसलों की कटाई का समय होता है ना, मजदूरों की संख्या में कमी आ जाती है, क्योंकि बड़े पैमाने पर वो लोग पंजाब की ओर चले जाते हैं, बिहार की ओर चले जाते हैं, क्योंकि फसल कटाई के दौरान उन्हें ज़्यादा मजदूरी मिल जाती है और उन्हें अच्छा काम मिल जाता है, और यही समय होता है जहाँ वो अपने परिवार से भी मिल लेते हैं।
तो भारत में मौसमी प्रवास बहुत बड़े पैमाने पर होता है। तो फसलों की बुआई और कटाई के लिए श्रम की जरूरत होती है। ऐसे में गाँव में लोग जाते हैं, कृषि के लिए काम करते हैं, और जब कृषि के लिए काम करने का मौसम नहीं होता तो वापस से वो शहरों में आते हैं और वहाँ पर अपना काम करते हैं। तो ऐसे में मौसमी पर जो प्रवास है एक टाइप से एक सर्किल से चला देता है, गांव से शहर और शहर से गांव। बिहार में महिला मजदूरों का बड़े पैमाने पर प्रवास होता है, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में, वर्धमान में और मेदिनीपुर जिलों में। इसी प्रकार से महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के आदिवासी चीनी मिलों में बड़े पैमाने पर लोग काम करने के लिए जाते हैं। 1980 के बाद आप देखोगे तो मौसमी प्रवास जो था वो थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन 1991 के बाद इसमें फिर से तेजी हुई। 1991 से लेकर 2000 के आंकड़े ये कहते हैं कि यूपी में सबसे अधिक अस्थायी प्रवास हुआ। अस्थायी प्रवास मतलब है कुछ दिनों के लिए गए फिर से वापस आ गए, कुछ दिनों के लिए गए फिर से वापस आ गए, जबकि स्थायी प्रवास का मतलब है बंदा वहीं जाकर बस गया। यूनेस्को की एक रिपोर्ट बताती है कि मौसमी प्रवास ज़्यादातर लोग अशिक्षित लोग करते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं। उसका रीज़न यही है, ये मौसमी बेरोजगारी में काम करेंगे, जब इन्हें काम मिलेगा तब करेंगे, नहीं तो नहीं। लेकिन एक जो पढ़ा लिखा बंदा है जिसके पास स्किल्स हैं तो वो कहीं ना कहीं परमानेंट जॉब करता है। तो ये माना गया है, यूनेस्को की रिपोर्ट कहती है कि भारत में अशिक्षित लोग, एससी और एसटी जो वर्ग से लोग हैं, ये लोग बड़े पैमाने पर मौसमी प्रवास करते हैं। कईयों के पास जाति प्रमाण पत्र नहीं होते, बीपीएल कार्ड नहीं होते, मतदाता कार्ड नहीं होते, जिसकी वजह से वो मजबूरी में काम करते हैं, उनके बच्चों को शिक्षा नहीं मिलती, तो उन्हें जहाँ काम मिलता है वो वहीं रहते हैं। ऐसे लोग रियल इस्टेट उद्योगों में काम करते हैं, निर्माण उद्योगों में काम करते हैं, ईंट भट्टों में काम करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करते हैं, कुली का काम करते हैं, चावल मिलों में काम करते हैं, रिक्शा खींचते हैं शहरों में। तो एक तरीके से देखा जाए तो शहर इन्हीं लोगों से चल रहा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर इन लोगों की समस्याओं को देखा जाए तो इनके घर के जो चूल्हे हैं वो नहीं जल पा रहे हैं। कितनी बड़ी समस्या है। यानी कि शहरों को जो गति दे रहे हैं वो ये लोग दे रहे हैं, और इन्हीं लोगों के घर के चूल्हे नहीं जल पा रहे हैं। कितनी बड़ी विडंबना है। तो ये तो हमने समस्या देखी इन लोगों की। अब हम देखते हैं कि राज्य सरकारें क्या कर रही हैं। तो राज्य सरकारें कुछ नहीं कर सकती हैं और केंद्र सरकार भी कुछ नहीं कर सकती है। पता है वो क्या कर सकती है? कानून बना सकते हैं केवल। कानून बना सकते हैं का मतलब ये है, कानून बना दिए जाएंगे संसद की तरफ से, ठेकेदार अधिनियम बन जाएगा, श्रम अधिनियम बन जाएगा, कारखानों पे मजदूरी के लिए अधिनियम बन जाएगा। लेकिन जब हम देखते हैं वास्तव में तो ये कानून केवल कागजों में बनकर तैयार रहते हैं, जमीनी स्तर पर लागू नहीं हो पाए हैं। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर यही लिखा है, राज्य ने प्रवासियों के कल्याण के लिए कुछ कल्याणकारी उपाय किए हैं। जैसे कि 1979 में राज्य प्रवासी कामगार अधिनियम बनाया गया। इसमें ये कहा गया कि जहाँ पर जितने भी लोग काम करते हैं वो जितने भी प्रतिष्ठान है वो रजिस्टर्ड हों, जिन लोगों ने प्रवासी लोगों को काम पे रख रखा है। लाइसेंस लिया जाएगा इनके लिए, कानूनी तौर पर इन्हें रजिस्टर्ड किया जाएगा। इसके साथ साथ सभी लोगों को एक जैसा श्रम दिया जाएगा। ऐसा ना हो कि मजदूरी देने में भेदभाव हो कि हाँ भाई वो नीची जाति से बंदा है तो उसे कम मजदूरी दी जाए, ऊंची जाति का बंदा उसे ज़्यादा मजदूरी मिलेगी, महिला को कम मजदूरी मिलेगी। इस टाइप से पहले होता था, बट इन कानूनों के माध्यम से ये कर दिया गया सबको एक जैसा मुद्दा मिले। इस कानून ने ठेकेदारों को भी मजबूर कर दिया कि जब बंदा यात्रा करे तो यात्राओं का भत्ता मिले। कार्यस्थल जहाँ पर होगा, जो कारखाना होगा, वहाँ पर बेसिक सुविधाएं होंगी, सुरक्षा किट होगी, दुर्घटना के दौरान चिकित्सा सहायता होगी। ये सब चीज़ें वहाँ पर होनी चाहिए। पहले ऐसा नहीं था, मजदूर मर गया तो मरने दो, टांग टूट गई तो टूटने दो। लेकिन जब अधिनियम बने तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों के ऊपर भी ध्यान दिया गया। 1996 में भी ऐसा एक कानून बना जो श्रमिकों की सुरक्षा के लिए था, उनके कल्याण के लिए था। इसके लिए श्रमिक कल्याण कोष और कल्याण बोर्ड की स्थापना भी की गई। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि कार्यस्थल पर लोगों को सुविधाएं मिले। आखिर मजदूर जिस जगह काम कर रहा है वो इतनी गंदी जगह क्यों है, वहाँ पर हवा पानी की जगह क्यों नहीं है, उनके लिए बेसिक नीड्स क्यों नहीं है, वो आपके लिए काम कर रहे हैं और आप उनका शोषण कर रहे हैं, आखिर क्यों कर रहे हैं। तो इस कानून के माध्यम से ये भी डिसाइड किया गया कि भैया अगर एक फैक्ट्री में एक मजदूर काम कर रहा है तो उस मजदूर को मजदूरी के अलावा वो बेसिक नीड्स की भी जरूरत है जो एक इंसान होने के नाते उसे मिलनी चाहिए। जैसे कि शुद्ध पीने का पानी, क्रैश शौचालय, मूत्रालय, ऐसी बहुत सारी चिकित्सा सुविधाएं। कल्याण बोर्ड का उद्देश्य यह भी था कि 60 वर्ष से आयु वाले जितने भी लोग हैं उन्हें वृद्धावस्था के लाभ मिले, दुर्घटना लाभ मिले, सामूहिक बीमा मिले, मातृत्व लाभ मिले, महिलाओं को बच्चों की शिक्षा और चिकित्सा के लिए भी पैसा मिले। कल्याण बोर्ड ये भी चाहता था कि लोगों को समय पर छुट्टियां भी मिलें। ऐसा ना हो कि आप उनसे मशीनों की तरह काम करवा जा रहे हो और छुट्टी नहीं दे रहे। और प्राइवेट जॉब में तो आप देखते हैं कि छुट्टियां लेना बड़ा मुश्किल है, इसलिए लोग गवर्नमेंट सेक्टर की ओर भाग रहे हैं कि काम ना करना पड़े। 1979 में भी ऐसे एक कानून पेश किया गया नियोक्ताओं को परिभाषित करने के लिए। लेकिन देखा जाए तो ये नीतियां लागू होने में काफ़ी कमी रही हैं। कानून का निर्माण हुआ है लेकिन लागू नहीं हुआ है। आज भी दिल्ली, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु में बात किया है तो बहुत सारे का रजिस्टर्ड हुआ है, लेकिन बहुत सारे आज भी उद्योग रजिस्टर्ड नहीं है। आज भी लोग इलीगल रूप से काम कर रहे हैं। तो ये राज्य सरकार है जिसकी आप आलोचना करोगे। आगे चैप्टर में लॉकडाउन के बारे में बताया गया। जैसा कि हम सभी जानते हैं, महामारी फैली थी 2019, कोविड-19 का नाम दिया गया दिसंबर में, और भारत में
2020 में इसकी एंट्री होती है और मार्च में पूरा देश हमारा ठप हो जाता है। तब हमने कोविड में ये देखा था कि वैसे तो लोग गांव से शहरों की ओर जाते हैं, लेकिन शहरों से गांव की ओर लोग जा रहे थे। हमने देखा था कैसे लोग पैदल पैदल जा रहे थे, कैसे लोग रेलवे की पटरियों पे मर गए, कैसे टेम्पू पलट गए और लोग मर गए। बहुत सारे लोग डिप्रेशन में मर गए, बहुत सारे लोग भुखमरी से मर गए, बहुत सारे लोग चिंता से मर गए कि उनके बच्चों का क्या होगा। कितने बच्चों की पढ़ाई लिखाई छूट गई। इस तालाबंदी में सारी सारी इकोनॉमी जो यूनिट थी, जितने भी कारखाने थे, सब बंद हो गए, संस्थाएं बंद हो गई, सार्वजनिक स्थानों पर लोग इकट्ठे नहीं हो सकते थे। सबसे बुरा जो असर पड़ा वो इसी पर पड़ा। किस पर? मजदूरों पर। अधिकांश लोग किराए के मकान में रहते थे, उन्होंने वो जगह खाली कर दी, फुटपाथ पर रहने के लिए वो मजबूर हो गए, रोजगार के अवसर समाप्त हो गए, उनके पास रहने के लिए जगह नहीं थी, आजीविका की उनके पास सुरक्षा नहीं थी। ऐसे में लोगों के अंदर एक अलग सी फीलिंग आ गई असुरक्षा की, और रिवर्स माइग्रेन हुआ। यानी कि जहाँ गांव से शहरों की तरफ प्रवास होता है, अब शहरों से गांव की ओर प्रवास हो रहा है। ये कोविड का इम्पैक्ट था, आप सभी जानते हैं। तो मौसमी पलायन क्या है और प्रवासी मजदूरों के लिए राज्य की क्या प्रतिक्रियाएं, ये सब आप क्वेश्चन के आंसर देने में सक्षम हैं। आगे चैप्टर का एक सारांश दिया है कि भारत में किसी एक राज्य या राज्यों के बीच में प्रवास बढ़ रहा है। उसका कारण है पॉपुलेशन का बढ़ना भी, वैश्वीकरण, शहरीकरण, परिवहन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो विकसित हो रही है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि गांव से लोग शहरों की ओर प्रवास कर रहे हैं। और पुल कारक और पुश कारक किस प्रकार से भूमिका अदा कर रहा है, ये भी हम सभी जानते हैं। केंद्र सरकार प्रवासी श्रमिकों की शिकायत के निवारण के लिए कुछ कदम उठा रही है। बड़े पैमाने पर बहुत सारे मजदूर कल्याण बोर्ड भी स्थापित किए गए हैं, बहुत सारे कानून भी बनाए गए हैं। ज़रूरत है तो उन कानूनों को लागू करने की। ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। आशा है कि आपको जो पढ़ाई है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के खास तौर पर, ये बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रही है और चीज़ें आपको बिल्कुल सही आ रही हैं। आंसर प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए, ये मत सोचिए कि इग्नू में तो पास होने के लिए हम पढ़ रहे हैं, पास हो ही जाएंगे। किताबों में तो चीज़ें लिखी हैं ना, वो आपको समझाने के लिए लिखी हैं। तो इसलिए ना, हमें, मेरे हिसाब से आपको ना पढ़कर ही पास होना चाहिए, ताकि इसके बाद जब हम कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कोई एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी हमें यही पढ़ाया जा रहा है। और जब हमें वहाँ पढ़ाया जा रहा है तो एक मोटी फीस देनी पड़ती है हमें मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर में, और पढ़ा वो आपको यही चीज़ें रहे हैं। तो इससे पहले बढ़िया ये है कि आप यहीं पर ये चीज़ें पढ़ लीजिए, क्यों उन्हें लाखों रुपए आप दे रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में।